मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज के अखबार तो आपने पढ़े ही होंगे और कल के न्यूज चैनल्स भी आपने देखे होंगे। सबके सब खुशी के एक न्यूज से भरे हुए हैं और न्यूज ये है कि सिलक्यारा सुरंग में जो हमारे 41 श्रमिक 17 दिनों से फंसे हुए थे, जो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे, अंततः उन्हें बाहर निकालने में हमने सफलता हासिल कर ली है। और डेफिनेटली ये बहुत बड़ी सफलता है और मुझे ऐसा लगता है कि यह एक ऐसा स्टडी केस है जो शायद इस विषय के अंतर्गत केस स्टडी के रूप में भविष्य में पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जाना ही चाहिए। दोस्तों, यह एक घटना है। घटना के बारे में आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं घटना की चर्चा करने नहीं जा रहा हूं क्योंकि सिविल सर्विस परीक्षा के अंतर्गत घटना के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मैं आपसे इस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं कि ये जो सिलक्यारा सुरंग है और इसमें जो कुछ भी हुआ और अंततः हमें जो सफलता मिली है, इसको आधार बनाकर सिविल सर्विस परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मेरी समझ से यही आपके काम की बात भी होगी। तो आइए हम इसे इस दृष्टि से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहली बात कि यह जो घटना है, आप जानते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में हुई है। उत्तराखंड राज्य की घटना है, राइट। और हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पूरा का पूरा आप यूं कह लीजिए कि जो हिमालय है, भारत के लिए कितना ज्यादा महत्व रखता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। याद रखिए कि जब कोई भी घटना घटती है तो घटना एक होती है, लेकिन उससे दूसरी घटनाओं की श्रृंखलाएं निकलने लगती हैं और हमें उन्हें ही पकड़ना पड़ता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की दृष्टि से। जैसे सुरंग में जो घटना घटी वो एक घटना थी। अब हम देखेंगे कि इन घटनाओं से किस किस तरह की दूसरी बातें निकल करके हमारे सामने आती हैं जिन पर परीक्षा की दृष्टि से हमें सतर्क हो जाना चाहिए। मैंने कहा हिमालय का क्षेत्र। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें और स्पेशली मेंस के, आप पाएंगे कि अगर आप 2023 के क्वेश्चन पेपर को माइनस कर दें तो हर साल हिमालय पर कोई न कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। चाहे वो आपदा को लेकर के हो, चाहे हिमालय में आने वाले भूकंपों को लेकर के हो, चाहे पर्यावरण के संकट को लेकर के हो, चाहे हिमालय क्षेत्र के महत्व को लेकर के हो, कोई न कोई प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2024 के मेंस में भी कोई न कोई प्रश्न आ सकता है। तो प्रश्न किस तरीके के हो सकते हैं? नो डाउट कि हिमालय क्षेत्र का क्या महत्व है भारत के लिए, ये ऐसा टॉपिक है जिस पर आपकी अच्छी तैयारी होनी ही चाहिए और अगर आप कुछ समय से तैयारी कर रहे होंगे तो इस पर आपकी अच्छी तैयारी होगी भी। दोस्तों, अब हम इस पर्टिकुलर घटना के संदर्भ में प्रश्नों को देखने की कोशिश करते हैं। पहली बात यह कि इस घटना में 5 बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी शामिल रही हैं। हम सभी पांचों के बारे में तो जानना नहीं चाहेंगे, लेकिन जैसे एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और स्टेट की भी ये होती हैं एसडीआरएफ, इन दोनों फोर्सेस के बारे में आपको मालूम होना ही चाहिए। और इसलिए भी क्योंकि जब कहीं बाढ़ आ जाएगी, भूकंप आ जाएंगे, तूफान आ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये फोर्सेस किस तरह से सतर्क हो जाती हैं, तो किस तरह से काम करती हैं। तो आपको इन दोनों फोर्सेस के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन जो है वो इसमें शामिल थी, आर्मी के इंजीनियर्स भी सबके सब शामिल थे। लेकिन एक जो बहुत अननोन सा ग्रुप है और मुश्किल बात यह है कि ये बैंड ग्रुप इस मायने में कि इसको कार्य करने की मनाही है। अंततः जो हमारे श्रमिक बाहर निकल करके आए हैं वे इनकी वजह से आए हैं। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रेट माइनर। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा रेट होल माइनर्स। यानी कि अगर आप इसे हिंदी में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि पहाड़ों को चूहों की तरह खोदने वाले विशेषज्ञ या लोग, मतलब पहाड़ों को जो चूहों की तरह खोदते हैं, ये भी इसमें शामिल रहे और अंततः इन्होंने ही मलबा हटा करके श्रमिकों को सूरज की किरणें दिखाई हैं, आजाद वहां से किया है। अब आप देखिए, रेट होल माइनर्स ये नया शब्द है, इससे पहले शायद आपने नहीं सुना होगा। थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि मान लीजिए कि आपने अभी भी इसके बारे में नहीं पढ़ा होता और परीक्षा में इस शब्द से आपकी मुलाकात हो जाती, परीक्षा में पूछ लिया जाता रेट होल माइनर्स के बारे में, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, तो क्या आप इसका उत्तर दे पाते? ज्यादातर लोगों के साथ क्या दिक्कत होती है? दिक्कत ये होती है कि उनके दिमाग में पहला ये प्रश्न कौंधता है जब वो इस तरह के शब्द सुनते हैं या प्रश्न पढ़ते हैं कि हमने तो इसे कहीं पढ़ा ही नहीं, हमने तो इसके बारे में कहीं कुछ सुना ही नहीं, और वो सरेंडर कर देते हैं।
मुश्किल यह है कि वे अपने दिमाग पर विश्वास नहीं कर पाते कि ठीक है, हमने नहीं सुना है, हमने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन मेरे पास दिमाग तो है, तो मैं जरा अपने दिमाग को लगा करके जानने की कोशिश करूं कि यह क्या हो सकता है। आप कीजिए, आप पता लगा लेंगे कि क्या हो सकता है। हालांकि अब तो आप अखबारों में काफी कुछ पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी दूसरों के मामले में आप ऐसा कर सकते हैं। रेट का मतलब है चूहा, होल का मतलब है जैसे चूहे बिल बनाते हैं, माइनर्स खोदते हैं, बस खत्म। यानी कि माइनिंग करने की एक ऐसी प्रणाली, धरती के अंदर जो खनिज पदार्थ हैं उनको निकालने की एक ऐसी पद्धति जैसे कि चूहा अंदर जाता है। यानी कि आप जमीन के ऊपर एक गड्ढा करते हैं, होल करते हैं, बिल बनाते हैं, अंदर 1 मीटर से लेकर के 3-4 मीटर तक जो भी है आप बिल बनाते हैं, फिर ऊपर इतना चौड़ा बिल बना लेते हैं गोलाकार, ताकि एक आदमी अंदर जा सके। फिर आदमी उसके अंदर जाता है और जो माइनिंग्स होती हैं, वहां जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको निकाल करके ऊपर पहुंचाने की कोशिश करता है। ये पूरी की पूरी जो प्रणाली है, ये आप कह लीजिए रेट होल माइनर्स की प्रणाली है। खत्म हो गई बात। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, और वो ये मान करके चले कि आपने नहीं पढ़ा है। तो ये जो रेट होल माइनर्स हैं, जो प्रतिबंधित हैं और सरकार ने अभी उनकी मदद ली इसके लिए, इस व्यवस्था को देखते हुए इन पर प्रतिबंध लगा हुआ होगा या नहीं, या सरकार इस प्रणाली को अभी भी स्वीकार करती है? मान लीजिए कि प्री में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कथन 1 और कथन 2 के अंतर्गत। इस साल का पैटर्न आपने इस साल के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें देखा है, और उसमें एक कथन ये है कि ये जो रेट होल माइनर्स हैं, इन पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है या नहीं लगाया है। इसे आप क्या कहेंगे? क्या आप इसके बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं? आप लगा लेंगे। जब हम पर्यावरण की इतनी बात कर रहे हैं, खनिज की सुरक्षा की इतनी बात कर रहे हैं, पहाड़ों की सुरक्षा की इतनी बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका दिमाग आपको ये नहीं बता देगा कि नहीं इन पर प्रतिबंध लगाया गया होगा। आप नहीं जानते हैं कि कब लगाया गया, क्या कानून है, किस साल में लगाया गया, लेकिन इतना तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि नहीं प्रतिबंध तो लगाया गया होगा, और प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों, आप अपने दिमाग पर यकीन करना शुरू कीजिए और उसको इस लायक बनाइए कि वो आपको यकीन दिला सके। राइट? अब हम आगे दूसरे प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, हिमालय के पूरे क्षेत्र में इस तरह की बहुत सी घटनाएं होने लगी है, उनकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ने लगी है। कभी बाढ़ आते हैं, कभी पता लगा है कि जमीन धंस रही है, कभी बादल फट रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सीधी सी बात है कि इसके पीछे कारण क्या है? हमने पर्यावरण को डिस्टर्ब किया है, पर्यटन को हम बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ये भी देखिए कि जो सुरंग बनाई जा रही थी वो एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, 4 धाम महामार्ग परियोजना। ये आपको नाम याद हो जाना चाहिए, 4 धाम महामार्ग परियोजना। उसी के तहत ये सुरंग बनाई जा रही थी। सीधी सी बात है कि जब कोई भी इस तरह की परियोजना बनाई जाती है जिसमें पर्यावरण को डिस्टर्ब करना पड़ता है हमें, तो उसके लिए बाकायदे सरकार के कुछ कानून हैं, व्यवस्थाएं हैं। जैसे एक है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि आप देखेंगे कि इसके करने से पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बाकायदे आप असेसमेंट करते हैं, तो इसका भी असेसमेंट किया गया होगा 4 धाम महामार्ग परियोजना का। इसका मतलब है कि असेसमेंट सही नहीं किया गया। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है कि जब हम कोई भी इस तरह की चीज बनाते हैं, जैसे आप इतनी किलोमीटर लंबी सड़क बना रहे हैं, उस पर इतना खर्च करेंगे, तो फिर होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि हम जो इसमें निवेश कर रहे हैं उसके बदले में हमें कितना लाभ मिलेगा। और जब लाभ आप देखते हैं तो केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं देखते हैं, और भी दूसरी दृष्टियों से देखते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो क्या ये किया गया? विशेषज्ञों का यह कहना है कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हिमालय का क्षेत्र है ये भूकंप प्रोन एरिया है, वहां बहुत से भूकंप आते हैं। उसका कारण यह है कि हिमालय का जो क्षेत्र है उसकी जो चट्टानें हैं वो कोमल चट्टानें कही जाती हैं। अपेक्षाकृत कोमल होने के कारण वो डगमगाती रहती हैं, और पूरा का पूरा वो जो जोन है काफी कमजोर है। हिमालय क्षेत्र का जो जोन है, जो क्षेत्र है, अगर ऐसे एरिया में जब हम इस तरह के काम करेंगे तो डेफिनेटली उसके कुछ न कुछ दुष्प्रभाव तो देखने को मिलेंगे ही, और हमारे श्रमिक लगभग इसी तरह के दुष्प्रभाव के शिकार हुए हैं। तो दोस्तों, पूरा देश अब इन स्थितियों के प्रति कहीं न कहीं चिंतित तो दिखाई दे रहा है। नो डाउट कि हमारे श्रमिक बाहर आ गए हैं, पूरा देश बहुत खुले मन से प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है, और जो टीम इसमें लगी हुई थी उन्हें बधाइयां दे रहा है। टीम किस तरीके से काम कर सकती है, किस तरीके से अंतिम क्षणों तक हार नहीं मानती है, और किस तरीके से साहस का प्रतिदान मिलता है, उसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण
ये सिलक्यारा सुरंग की जो घटना है वो हमें बताती है। तो इस घटना को आप बकायदे फोर्थ पेपर में भी ले सकते हैं। फोर्थ पेपर में मान लीजिए साहस और टीम वर्क और नेतृत्व, इन सब पर यदि प्रश्न पूछा जाता है और ये कहा जाता है कि उदाहरण द्वारा समझाइए, तो आप बकायदे इसका उल्लेख कर सकते हैं, बल्कि लेटेस्ट का ही उल्लेख किया जाना चाहिए। और ठीक इसी तरह से अगर एनवायरमेंटल असेसमेंट के बारे में कोई प्रश्न आता है या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में कोई प्रश्न आता है, तो उसमें भी आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। दोस्तों, यहां मेरे बताने का मतलब केवल इतना था कि घटना एक होती है, आपको उस पर थोड़ा सा रुक करके गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा और उसमें से क्या क्या दूसरे थ्रेड्स निकलते हैं उन्हें पकड़ करके उन पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आपकी तैयारी बहुत ठोस तरीके से होती चली जा रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है और सिविल सर्विस परीक्षा की जो मंजिल है वो आपके करीब आती चली जा रही है। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में बस इतना ही। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।